आपने कभी ना कभी बैंक में पैसे डिपॉजिट किए होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बैंक आपके पैसे अपने पास नहीं रखता, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर वो हमारे पैसे अपने पास नहीं रखता तो हमें समय पे पैसे मिल कैसे जाते हैं, या फिर बैंक पैसे कमाता कैसे है। हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग समझेंगे हाउ डू बैंक्स अर्न मनी। बैंक किस तरीके से पैसे कमाते हैं। ये बात तो पक्की है कि अगर बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका भी कुछ अपना स्वार्थ होगा। वो सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए तो यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। तो समझना यही है कि अगर वो हमारे सिर्फ वेलफेयर के लिए नहीं है और बैंकों के अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को मीट करने के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले, बैंक्स मेक मनी इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं जिस तरीके से एक बैंक पैसे कमाता है, और उसमें सबसे पहला जो है दैट इज इंटरेस्ट इनकम। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि दो तरीके के लोग हैं, एक बोरोवर जो बैंक से पैसा निकालने जाता है, और एक डिपॉजिटर जो बैंक में पैसा जमा करता है। दो ही लोग हैं यहाँ पे। सो इट इज द प्राइमरी वे ऑफ मेकिंग मनी। इंटरेस्ट इनकम जो है वो बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच की डिफरेंस वाली इनकम है। अब ये एक लाइन से आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं इसको समझाता हूं। अज्यूम करिए यहां पे बैंक है, एक साइड डिपॉजिटर्स हैं और एक साइड बोरोवर्स हैं। डिपॉजिटर्स ने 1 लाख रुपए जमा किए और बैंक ने बोला कि इस 1 लाख रुपए के ऊपर हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। भाई, आप अपना पैसा हमारे पास रखवा रहे हो तो उसके ऊपर हम आपको 10% का ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इस हिसाब से 1 लाख का 10% हुआ 10,000। वहीं पे जो बोरोवर्स हैं, जो बैंक से पैसा मांगने आए, बैंक ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए बोरो करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको मुझे 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। और आप पैसा बैंक से निकाल रहे हो अपनी किसी पर्सनल जरूरत के लिए, तो आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है वो 10% है, लेकिन जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है वो 15% है, यानी कि 1 लाख का 15% 15,000 रुपीज। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये 10,000 और 15,000 के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 रुपीज, यही बैंक की इनकम होती है। सो बैंक इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाता है, जो डिफरेंस आता है किसका, डिपॉजिटर का और बोरोवर का। इस तरीके के अलग अलग बैंक लोन देता है। कार लेनी है तो उसके लिए लोन, आपको घर लेना है तो उसके लिए लोन, आपको पढ़ाई करनी है, फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाना है उसके लिए लोन। और इन सारे लोन को देने के बदले में बैंक आपसे ब्याज चार्ज करता है। सारा जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज का दर है, वो अलग अलग होता है अलग अलग बैंकों का, बट कुछ ना कुछ अमाउंट ब्याज के रूप में आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां से बैंक पैसा कमाता है। क्या है वो, इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट सर्विसेज टू कॉर्पोरेशन एंड इन्वेस्टर। बहुत सारी कंपनीज को और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, उनको बैंक कैपिटल मार्केट की सर्विसेज देता है। अब पहले तो समझना ये है कि ये कैपिटल मार्केट की सर्विसेज होती क्या है। देखिए, हियर बैंक प्रोवाइड फंड्स एंड एडवाइजरी सर्विस। एक तो बेसिक हो गया कि बैंक आपको आपकी फर्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। फंड के साथ साथ बैंक के अपने कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, या किसी एरिया में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए यहां पे लिखा है प्रोवाइड फॉर फर्म्स ग्रोथ। और ऑब्वियसली ये सर्विसेज वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फर्म एक समय के बाद एक मुकाम पे पहुंच जाए, एक लेवल पे पहुंच जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए, और उसके बदले में ये जो कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो फर्म्स हैं, ये बैंक को कमीशन देती। तो एक तो ये इनकम हो गई बैंक की यहां पे। अब देखते हैं नेक्स्ट, दे चार्ज ब्रोकरेज फॉर ट्रेड सेटलमेंट। ट्रेड सेटलमेंट के लिए बैंक ब्रोकरेज चार्ज करता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको बहुत तरीके की एडवाइजरी सर्विस की जरूरत होती है। आपको ये जानना होता है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है, कहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करो या किसमें से पैसा विड्रॉ करो, निकाल लो।
और उसी के साथ साथ आप जब ये ट्रेड करते हो, शेयर को खरीदते या बेचते हो, तो सेटलमेंट का भी बैंक अपना ब्रोकरेज चार्ज करता है। उस तरीके की काउंसलिंग करने के लिए भी बैंक अपना ब्रोकरेज चार्ज करता है। वैसे तो इसके लिए अलग से एजेंसीज बनी हुई है, लेकिन बैंक भी आजकल ये सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं। इसी के साथ साथ दे एग्जीक्यूट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फॉर सर्टेन क्लाइंट्स। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं या फिर किसी और की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ऐसे मर्जर्स और एक्विजिशंस वाले केस में बैंक आपकी हेल्प करता है। वो आपके इस मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर बैंक ही आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए बैंक कुछ चार्ज करेगा। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो बैंक कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स को देता है। अब हम कुछ फी बेस्ड सर्विस की बात करें। देखिए, बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बदले में अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। और हमें लगता है कि हम बैंकों को 10 रुपए 5 रुपए फीस के रूप में दे रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए दे रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग जब ये पैसा देते हैं तो बैंकों की अच्छी खासी कमाई होती है। तो कुछ तरीके की सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखी है। पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड फीस। जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हो, है ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिलता है, तो उसका एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। वो चार्ज आपको बैंक को देना पड़ता है, जो कि 150 रुपए से 500 रुपए के बीच रेंज करता है। ठीक है। उसके बाद एटीएम चार्जेस। कस्टमर्स आर अलाउड ओनली सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर फ्री। ये तो आप सब जानते हो, जो लोग डेबिट कार्ड यूज करते होंगे वो सब ये बात जानते हैं कि अगर आप अपने ही बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है और आप एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, उस केस में भी एक सर्टेन लिमिट तक ही आप बार बार एक महीने के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ 24-25 रुपए के चार्ज देने पड़ेंगे हर ट्रांजैक्शन पे। इसी तरीके से ये लिमिट और कम हो जाती है अगर आप दूसरे एटीएम से पैसा निकालते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है और मैं एचडीएफसी से अगर पैसे निकाल रहा हूं, तो उस केस में भी एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, और वो चार्जेस ऑब्वियसली रेंज करते हैं 24 रुपए से 25 रुपए के बीच में, लेकिन हर ट्रांजेक्शन पे आपको देने पड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ये बैंक की एक अच्छी कमाई हो जाती है। नेक्स्ट है मिनिमम बैलेंस फीस। हमें बैंकों में अपना मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। हर जगह तो नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे जन धन खाते खुले हुए हैं, है ना, लेकिन बहुत से ऐसे बैंक हैं, बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये मिनिमम बैलेंस पब्लिक बैंक में, सरकारी बैंकों में कम होता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में ज्यादा होता है। तो अगर वो आप मिनिमम बैलेंस हर महीने मेंटेन नहीं करते हो, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके 150 रुपए से 500 रुपए के बीच पैसे कटेंगे, डिपेंडिंग अपॉन बैंक। किसी बैंक में 150 होंगे, किसी में 170 होंगे, किसी में 200 होंगे, किसी में 250 होंगे। ये अमाउंट वेरी करता है बैंक टू बैंक, लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ये पैसा कटेगा ही कटेगा, और ये भी बैंक की एक इनकम हो जाती है। तो देखिए, हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, हम फी बेस्ड सर्विस पढ़ रहे हैं कि बैंक आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में वो फीस चार्ज करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट डेबिट कार्ड री इशू चार्जेस इफ लॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड खो जाता है। अगर हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खो गया है तो उस केस में ऑब्वियस है कि आपको दूसरा क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू कराना होगा। तो जो दूसरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप इशू करा रहे हो, उसके भी आपको बैंक को चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों के बैंक पैसे लेता है। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, एसएमएस चार्ज भी होता है। ये कम होते हैं, 10 रुपए 12 रुपए 20 रुपए डिपेंडिंग अपॉन बैंक, लेकिन जो बैंक आपको हर महीने डेली बेसिस पे मैसेजेस भेजता रहता है, कुछ आपके काम के होते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल आपको उसके चार्जेस बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये सारे कुछ तरीके थे, सोर्सेस थे जहां से बैंक पैसे कमाता है। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि बैंक आपके पैसे अपने पास रखता नहीं है, वो फर्दर उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। देखिए यहां क्या लिखा है, बैंक इन्वेस्ट मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बिकॉज वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट है। बैंक अगर आपके पैसे अपने पास रखेगा तो वो पैसे उतने के उतने ही रहेंगे। इवन समय के साथ होगा क्या कि पैसे की वैल्यू कम ही होगी, ज्यादा तो होने वाली नहीं है। इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट के अंदर। तो जिस तरीके से हम जगह जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही बैंक भी हमारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि बैंक इन सारे सोर्सेस से तो पैसे ऑलरेडी कमा रहा है, लेकिन हमारे पैसे से भी वो पैसे बना लेता है। बस ध्यान बैंक ये रखता है कि वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होते हैं, क्योंकि वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हो सकता है कि बैंक हमारे पैसे किसी ऐसी जगह पे लगा दे जहां पैसे डूब जाएं, तो उस केस में जब कस्टमर पैसे मांगने आएगा तो बैंक हाथ जोड़ के खड़ा होगा। इसीलिए बैंक हमेशा पैसे वहां इन्वेस्ट करता है जहां पे लॉस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो इस तरीके से बैंक पैसे अर्न करता है, बैंक पैसे कमाता है।
इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया कि बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन इन सारे बैंकों का एक बैंक है जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे पैसे कमाता है। तब तक आप सब बने रहिए मेरे साथ। आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।